डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है थीम 4 क्लास 11th वर्ल्ड हिस्ट्री द सेंट्रल इस्लामिक लैंड 600 CE टू 1200 CE। इस चैप्टर्स के हाईलाइट हैं यानी थिंग्स टू स्टडी में अगर हम देखें तो चार पॉइंट्स है, चार टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक्स जिसको हमें कवर करना है। पहला हमें देखना है राइज ऑफ इस्लाम, दूसरा एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम फ्रॉम इजिप्ट टू अफगानिस्तान, इतना बड़ा एरिया जिसमें इस्लाम पूरा एक्सपैंड हुआ था। फिर थर्ड हमें देखना है द कोर एरिया ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन फ्रॉम 600 CE टू 1200 CE, ये पूरा इनका पीरियड था। एंड द फोर्थ इज देयर मल्टीपल पॉलिटिकल एंड कल्चरल पैटर्न, यानी अदर देन ओनली रिलीजियस पैटर्न, जिसको हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। इस्लाम को हम पॉलिटिकल और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे। टू बिगिन विथ, इस्लामिक हिस्ट्री वॉज डिवाइडेड इंटू टू फेजेस। दो फेज में पूरे इस्लामिक हिस्ट्री डिवाइडेड थी, जिसे हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। फर्स्ट वॉज 632 टू 810, दैट इज 810 CE, जिसमें हम देखेंगे राइज ऑफ इस्लाम और 4 कैलिफ्स या खलीफा जिसको कहते हैं, और 2 डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक उमैयद और दूसरा अब्बासी या एबसिड्स। और सेकेंड फेज है 900 टू 1200 CE, जिसमें पूरा सल्तनत पीरियड आएगा। और पूरे इस्लामिक हिस्ट्री को हम इसी तरह डिवाइड करेंगे, विच विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ने के लिए जो सोर्सेज हम यूज़ करेंगे यानी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, पहले उसके ऊपर हम फोकस कर लेते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, व्हाट आर द सोर्सेज अवेलेबल अबाउट इस्लामिक सोसाइटी एंड हाउ वाज इट्स ऑथेंटिसिटी टेस्टेड। यानी पहले हम सोर्सेज के बारे में मेंशन करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद वो कितना ऑथेंटिक था और कैसे हम मानते हैं कि वो ऑथेंटिक था, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आंसर में सबसे पहले हम सोर्सेज देखते हैं। देयर वर नॉट लेस देन 6 सोर्सेज हियर। सबसे पहले था क्रॉनिकल, जिसको तवारीख कहते थे। दूसरा था बायोग्राफीज यानी सिरा। थर्ड वॉज हदीथ यानी प्रॉफिट सेइंग एंड डूइंग, प्रॉफिट ने जो भी अपने जीवन में जो भी कहा था या जो अच्छे कर्म किए थे, अच्छा काम किया था, उसको हदीस कहते हैं। फोर्थ इज तफसीर, दैट इज कमेंट्री ऑन कुरान। Fifth is akhbar, that is eyewitness report orally or written form. And sixth is खबर, that is reporting. तो ये सारे वन बाय वन यूज़ होगा एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जिसको हम समझेंगे, जिसको पढ़ेंगे हम समझने के लिए इस्लामिक लैंड को। देन सेकेंड फेज ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ वॉज इट्स ऑथेंटिसिटी टेस्टेड। ऑथेंटिसिटी को 3 तरीके से टेस्ट किया जाता है। पहले जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन आ रहा है, जो हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको क्रिटिकल मेथड से एनालाइज करना, जिससे नरेटर की रिलायबिलिटी का पता चलता है। दूसरा है जितने भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज थे उनको अलग अलग वर्जन से रिप्रोड्यूस करना, यानी अलग अलग वर्जन से उसको समझना सेम इवेंट को, और जो जजमेंट है वो रीडर के ऊपर छोड़ देना। और तीसरा था कि जितने भी डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स थे वो बहुत सिस्टमेटिक हैं, ऑर्डर में है और एनालिटिकल है। So if we read all the 3 points, they are critical method tracing chain of transmission, that is INSAD, establishing reliability of narrator. Second was on controversial issues, they reproduce different version of same event, leaving judgment to their reader. And third is description of events in more systematic and analytical manner. अब देखते हैं लैंग्वेज कौन सा यूज़ किया गया है। ये सारे जितने भी डिटेल्स हैं, क्रॉनिकल, बायोग्राफी एक्सेट्रा, इसको लिखने के लिए या जो सोर्सेज हैं इसका लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ दीज सोर्सेज आर इन अरेबिक। दैट फॉर एग्जांपल तारीख ऑफ तबारी, तारीख क्या क्रॉनिकल और तबारी क्या थिंग्स टू रिमेंबर। इट वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश इन 38 वॉल्यूम्स। दूसरा लैंग्वेज जो यूज़ हुआ है वो है पर्शियन क्रॉनिकल्स, लेकिन वो कम अमाउंट में यूज़ हुआ है, लेकिन जो जितना भी है वो डिटेल्ड वर्जन है। उस ईरान और सेंट्रल एशिया की हिस्ट्री है, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल स्टडी की गई है पर्शियन में। और तीसरा लैंग्वेज है सीरियाइक। सीरियाइक कौन सा था? अ डायलेक्ट ऑफ अरामाइक, जो क्रिश्चियन क्रॉनिकल्स में यूज़ हुआ है, उसमें भी हम काफ़ी सोर्सेज फाइंड आउट करते हैं। तो द 3 लैंग्वेजेस दैट वर यूज वर अरेबिक, पर्शियन एंड सीरियाइक। इन सोर्सेज के अलावा और भी जो सोर्सेज हैं वो है लीगल टेक्स्ट। लीगल टेक्स्ट है, जोग्राफी है, ट्रैवलॉग्स है, स्टोरीज़ है, पोएम्स है, लिटरेरी वर्क, जितने भी ट्रैवलर्स आते थे उन्होंने जो लिखा, जो स्टोरीज़ फॉर्म में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, वहाँ उस समय की जो लैंड फॉर्म या रिलीफ के बारे में जो जोग्राफिकल फाइंडिंग्स हैं, या जो लीगल टेक्स्ट जो उस समय के लोग यूज़ करते थे, डॉक्यूमेंटेशन करते थे, उन सब के थ्रू हमें इस्लामिक हिस्ट्री का काफ़ी अच्छे से पता चलता है। और तीसरा जो था
सोर्स ऑफ हिस्ट्री है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी ऑफिस ऑर्डर, प्राइवेट कॉरस्पॉन्डेंस, जो लोग एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते थे या जो इनके कोर्ट्स में ऑर्डर्स पास होते थे। और इसमें आप देखें कि दो भाषाएं, ग्रीक एंड अरबिक, पेपराई यानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और गेनीजा रिकॉर्ड दैट इज़ स्टोरेज ऑफ जूइश बुक्स जिसको कहते हैं। ये सारे रिकॉर्ड्स हैं जिसमें हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो मिला है या सोर्सेज जो मिला है हिस्ट्री का, वो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ये जब एक्सकेवेशन एट डेजर्ट पैलेस हुआ, उसमें जो भी बिल्डिंग्स मिली या जो उसके रूइंस मिले उस या उसके जो अच्छे कंडीशन में जो भी बिल्डिंग्स मिली, उससे हमें काफ़ी कुछ उस इस्लामिक एरा का इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें। और इसमें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में बिल्डिंग्स के अलावा न्यूमिस्मेटिक दैट इज स्टडी ऑफ कॉइन, और एपिग्राफिस्ट फाइंडिंग दैट इज स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। ये तीनों हम अगर देखें तो मटेरियल सोर्स है या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। और एपिग्राफी जो फाइंडिंग है उसमें इकोनॉमिक हिस्ट्री भी है, आर्ट हिस्ट्री भी है, नेम्स भी है, मतलब क्रॉनिकल्स और डेट्स भी हैं। ये सारी चीज़ें हमें एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री की तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर फिफ्थ टाइप ऑफ जो सोर्सेज है वो 19th सेंचुरी की फाइंडिंग है। 19th सेंचुरी में प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ इस्लाम वॉज रिटन बाई प्रोफेसर्स इन जर्मनी एंड नीदरलैंड। तो और दूसरा था फ्रेंच एंड ब्रिटिश रिसर्चर्स ऑफ कलोनियल एरा इन मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका रोट अबाउट इस्लाम। जब कलोनियल पीरियड आया, उसमें जब यूरोपियन कंट्रीज़ इन सब एरिया में जब उन्होंने स्प्रेड किया, तो वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे, जैसे जर्मनी, नीदरलैंड के, फ्रांस के, ब्रिटेन के, इन सब लोगों ने मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और बाकी इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया। फिर क्रिश्चियन प्रीस्ट जो जेसुइट्स थे, जो ट्रैवल करके जाते थे सब जगह, उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है इस्लाम के बारे में। और उनका पर्पस क्या था, वो कंपेयर करते थे अपने रिलीजन से, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को कंपैरिजन के इसमें प्रोसेस में इन्होंने लिखा है काफ़ी इस्लामिक के बारे में। फिर एक और आया ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स, जो कि नोइंग अरबिक एंड पर्शियन क्रिटिकली एनालाइजिंग ओरिजिनल टेक्स्ट, जिनको इन भाषा का पता था, ओरिएंटलिस्ट जो अरबिक जानते थे और पर्शियन जानते थे, तो उन्होंने प्रॉपरली इन टेक्स्ट को, इन डॉक्यूमेंट्स को जो उस समय मिली थी फाइंडिंग 600 to 1200 के बीच के जो एविडेंसेस मिले थे, उनको अच्छे से उनको रीड किया, उनको क्रिटिकली एनालाइज किया। फिर हमारा सिक्स्थ टाइप ऑफ रिसोर्स है 20th सेंचुरी का। अभी हमने 19th सेंचुरी का देख लिया, उसके बाद 20th सेंचुरी में हिस्टोरियंस फॉलोड द इंटरेस्ट ऑफ ओरिएंटलिस्ट। दे इंक्लूडेड इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स टू वाइडन इट्स स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड द एफर्ट टू स्टडी इस्लाम बाय मॉडर्न हिस्टोरियंस या और एंड हिस्टोरिकल मेथड बाय नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स। 20th सेंचुरी तक आते आते तक, स्पेशली द लेटर फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी तक आते आते, जब ये सारे देश आज़ाद होने लगे, तो हिस्टोरियंस का जो इंटरेस्ट भी था वो थोड़ा डाइवर्ट हुआ, ओरिएंटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाने लगा। हिस्टोरियंस भी इन कंट्रीज़ में, जो अपने देशों के जो हिस्टोरियंस, जैसे अरेबिक हिस्टोरियंस थे या और एशियन हिस्टोरियंस थे, उन्होंने लिखना शुरू किया। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखा। और नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स भी थे जिनको बहुत इंटरेस्ट था इस्लामिक हिस्ट्री में, उन्होंने भी काफ़ी काम किया इस्लामिक हिस्ट्री को जानने के लिए। सो विद दिस यू विल अंडरस्टैंड कि जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री इस्लामिक कल्चर को पढ़ने के लिए या इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ने के लिए काफ़ी वाइड और काफ़ी रिच था। सोर्स ऑफ हिस्ट्री जानने के बाद हम अब फेज़ वाइज इस्लाम के हिस्ट्री को पढ़ेंगे। सबसे पहले राइज ऑफ इस्लाम पढ़ेंगे, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। उसके बाद हम 4 कैलिफ्स के बारे में या खलीफास के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो दो डायनेस्टीज़ थी, उमैय्यद्स की और अब्बासिड्स की, ये जब हो जाएगा उसके बाद हम सेकेंड फेज़ में एंटर करेंगे, दैट इज़ सल्तनत पीरियड। सो फेज़ वाइज एंड सेगमेंट वाइज, वन बाय वन वी विल टेक अप द चैप्टर। जो सेकेंड सेगमेंट हमारा चैप्टर का है राइज ऑफ इस्लाम बिटवीन 632 to 810। इसमें हम सबसे पहले जिन रिवियर्ड फिगर या जिन प्रॉफिट ने इस्लाम की शुरुआत की थी, उनसे हम अपनी स्टडी को या लर्निंग को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, यानी ओरिजिन ऑफ इस्लाम। कुछ शुरू करने वाले कौन थे? प्रॉफिट मोहम्मद, जिनको हज़रत मोहम्मद भी कहा गया है। बिटवीन 612 to 632 प्रॉफिट मोहम्मद प्रीच्ड वर्शिप ऑफ सिंगल गॉड दैट इज़ अल्लाह।
single community of believers, that is Ummah. And Prophet Muhammad was an Arab by culture and language, and he was a merchant by profession, and he belonged to Quraysh tribe and lived in Mecca. तो हमने प्रॉफिट मोहम्मद के जीवनी के बारे में देखा। वो ओरिजिनली अरब के थे, कल्चर और लैंग्वेज से, प्रोफेशन से वो मर्चेंट थे, ट्राइब जो जिसको बिलोंग करते थे वो कुरैश ट्राइब था, और रहते थे जहाँ पे अरब में, वो जगह का नाम था मक्का, जो आज इस्लाम या मुस्लिम्स के लिए सबसे रिवियर्ड प्लेस है वर्ल्ड में। उसके बाद उनकी जो फैमिली थी वो काबा को कंट्रोल करती थी। काबा क्या था? द मेन श्राइन, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको उनकी फैमिली कंट्रोल करती थी या लुक आफ्टर करती थी। अराउंड 612 ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज रसूल। रसूल किसको कहते हैं? मैसेंजर ऑफ गॉड को कहते हैं। 612 ईस्वी आते आते तक उन्होंने अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड डिक्लेयर किया। एंड he also claimed that he was commanded to preach Allah alone should, that what he was commanded to preach, that Allah alone should be worshipped। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने फॉलोअर्स को दिया कि एक अल्लाह है जिसको आपने मानना है। एंड ही फाउंड अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, जो उनको उनकी बात पे विश्वास करते थे, उस कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स को उन्होंने शुरू किया, जिनको उम्मा कहा गया, और विद कॉमन सेट ऑफ रिलीजियस बिलीव्स। ये सब लोग एक ही उनकी जो प्रॉफिट मोहम्मद की कही हुई बात को मानते थे। अच्छा, उम्मा जो था वो क्या, किस चीज़ का विटनेस था? शहादा का। शहादा क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन बिफोर गॉड एंड पीपल ऑफ अदर रिलीजन। तो ये चीज़ आप यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि उम्मा जो था वो बिलीव करता था कि रिलीजन और भगवान के पहले भी एग्जिस्ट करता था, यानी लोगों का जो बिलीफ था वो सदियों पुराना था। दिस इज़ व्हाट द उम्मा विटनेस्ड और उम्मा बिलीव्ड इन। फिर 622 में प्रॉफिट माइग्रेटेड फ्रॉम मेक्का टू मदीना आफ्टर ऑपोजिशन फ्रॉम एफ्लुएंट अरब मक्कन्स। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी प्रीचिंग शुरू की और सिर्फ अल्लाह को प्रे करने के लिए कहा, तो वहाँ जो लोग ऑलरेडी काबा में हर साल पिलग्रिमेज की तरह आते थे, उसको तीर्थ यात्रा करने के लिए पिलग्रिम्स बन के आते थे, अपनी अपनी मूर्तियाँ लेके आते थे वहाँ पे पूजा करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए। उस चीज़ को उन्होंने अपोज किया, क्योंकि उस वजह से, उन मूर्तियों को लाने की वजह से लोगों में आपस में काफ़ी कॉन्फ्रंटेशन होता था, काफ़ी डिफरेंसेस होते थे, लोग एक दूसरे को काफ़ी खून के प्यासे हो जाते थे एक तरह से। तो प्रॉफिट मोहम्मद को लगा कि इतनी अशांति, इससे अच्छा है, बेटर है कि हम अपने पाथ को चेंज कर लें और अल्लाह को मानें। लेकिन जब इन्होंने ये उम्मा के साथ मिलके ये बिलीव शुरू किया, तो जो अरब मर्चेंट्स थे, जो एफ्लुएंट लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो इनके अगेंस्ट हो गए। इस वजह से उन्होंने मक्का छोड़ के वो मदीना की तरफ चले गए, क्योंकि वो ये मानते थे कि वो अकेले उनका सामना अगर कर भी लें तो उनको जो उनके जो इनोसेंट फॉलोअर्स हैं उन्हें वो मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मक्का छोड़ के मदीना जाना प्रेफर किया। सो द जर्नी फ्रॉम मक्का टू मदीना वॉज कॉल्ड हिज्र। जो इस्लामिक कैलेंडर का जो फर्स्ट डे है, या जो इस्लामिक कैलेंडर जिसको हिज्र कहते हैं, वो कौन सा दिन था? उनका जो जर्नी था मक्का से मदीना को, उस पूरे साल को, उस पूरे फेज़ को हिज्र कहा गया। एंड द ईयर ऑफ अराइवल इन मदीना वॉज द बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम कैलेंडर। कैलेंडर जो जिस तरह से हमने क्रिश्चियन कैलेंडर के बारे में रोमन एम्पायर में पढ़ा, उसी तरह से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत कहाँ से होती है? जिस दिन प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो मदीना, मक्का से चलते हुए अपने फॉलोअर्स को लेके मदीना पहुँचे। एंड प्रॉफिट्स मैसेज अपील टू डिप्राइव्ड मक्कन्स हु डिड नॉट गेन फ्रॉम ट्रेड एंड रिलीजन। प्रॉफिट मोहम्मद पॉपुलर क्यों हुए? क्योंकि सबसे उनको मसीहा क्यों कहा गया, उनको प्रॉफिट या पैगंबर क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने उनके लिए आवाज़ उठाई या उनको प्रीच किया जिनको कोई नहीं पूछता था, जो गरीब लोग थे, जो डाउन ट्रॉडन थे, या जो डिप्राइव्ड मैक्कन्स थे, जिनको ये जो अमीर मैक्कन्स जो आते थे, अरब मर्चेंट्स आते थे, वो नहीं पूछते थे, वो उनको ह्यूमन की तरह नहीं ट्रीट करते थे। इस वजह से प्रॉफिट जो थे वो उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग हो गई या इनके इतने बिलीवर्स हो गए। दिस वॉज द रीज़न। अब बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, दो तीन चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है यहाँ पे। पिछले चैप्टर का जहाँ हमने कंक्लूड किया था, दैट द यूनिफिकेशन ऑफ अरेबियन पेनिनसुला एंड इट्स न्यूमरस ट्राइब वाज द की फैक्टर ऑफ
एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम। प्रॉफिट मोहम्मद का हमने डिस्कस किया कि उनकी पॉपुलैरिटी का क्या रीज़न था या उनकी फॉलोइंग का क्या रीज़न था। अरब के एक्सपेंशन का भी रीज़न अगर हम देखें तो जो यूनिफिकेशन ऑफ अरेबियन पेनिनसुला था उसमें बहुत सारे ट्राइब्स थे जिनको एक तरह से कम्युनिटी में बांध लिया गया अपने बिलीफ से, और उस वजह से इस्लाम का काफ़ी एक्सपेंशन हुआ। आप देखेंगे किस तरह से अरब से होता हुआ इस्लाम पहले इराक, फिर ईरान, फिर अफ़गानिस्तान तक फैला, फिर इधर आप देखेंगे वेस्ट की तरफ सीरिया, स्पेन का बहुत दूर तक गया, फिर इजिप्ट में भी गया। तो आगे वी विल स्टडी इन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द चैप्टर। उसके बाद सेकंड जो फैक्ट आपको यहाँ जानना ज़रूरी है बिफोर वी मूव ऑन, इट वाज टर्म्ड एज द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। इस्लाम का आना और इस्लाम का स्प्रेड होना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन माना जाता है उस पीरियड का, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। और उसके बाद एक और फैक्ट यहाँ पे, ईस्टर्न रोमन एंड ससानियन, मतलब ईस्ट में ईस्टर्न रोमन एम्पायर से लेके ससानियन एम्पायर तक 642 सी तक, इट फेल टू अरब बेयरली 10 ईयर्स आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद डेथ। प्रॉफिट मोहम्मद अपनी ज़िंदगी में जो भी बातें सिखाते रहे, जो भी फॉलोअर्स बनाते रहे, जो लोग उनको फॉलो करते रहे, उनके ना रहने के 10 साल के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी, उनका नाम इतना फैल गया कि इस पूरे रीजन में इस्लाम जो था वो फैल गया, या अरब्स के अंडर में ये पूरा एरिया आ गया। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि अरेबिया था या जो अरब था या जिसको आज हम सऊदी अरेबिया कहते हैं, वो उस समय एक्सपैंड होने से पहले कैसा था। क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ डिड द 6th सेंचुरी अरब लुक लाइक, और व्हाट वाज द पॉलिटिको रिलीजियस कल्चर ऑफ अरब और अरेबिया। 6th सेंचुरी में कैसा था अरब। 6th सेंचुरी अरब वाज कन्फाइंड टू ओनली अरेबियन पेनिनसुला, सदर्न सीरिया एंड मेसोपोटामिया, जिसको इराक कहते हैं, जिसका मॉडर्न नेम है। मेसोपोटामिया के बारे में हम पूरे चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पूरे बस अरब इतना ही फैला हुआ था, सदर्न सीरिया में इराक तक, और अपना जो इनका अरेबियन पेनिनसुला था। और जितने भी अरब्स थे, लोग थे वहाँ जो रहने वाले थे, दे वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल ट्राइब्स, जिसको कबीला कहते थे। और ये इनके जो कबीले के चीफ होते थे, दे वर लेड बाय अ चीफ। और ये चीफ का सिलेक्शन या इलेक्शन कैसे होता था, दे वर चोजन ऑन द बेसिस ऑफ 2 थिंग्स। एक, उनका फैमिली कनेक्शन मैटर करता था, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो अगर करेजियस थे, वो अगर वाइज थे, या वो अगर जेनरस थे। जेनरस जिसको मरवा या मुरवा कहते हैं, ये 3 क्वालिटीज़ जिसमें हुई उसको चीफ बनाया जाता था। ईच अरब ट्राइब हैड इट्स ओन गॉड और गॉडेसेस, जो हमने पढ़ा बिफोर कमिंग ऑफ प्रॉफिट। और ये लोग मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति को सनम कहते थे, वर्शिप्ड एज आइडल इन श्राइन्स, दैट इज़ मस्जिद। मस्जिद में ये लोग आइडल्स रखते थे। उसके बाद जो ट्राइब्स थे वो मक्का को होली मानते थे। मक्का में कौन सी जगह को, काबा को, और हर साल जाते थे, अपने आइडल्स को वहाँ पे प्लेस करते थे और उसकी पूजा करते थे, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। एंड दे मेड एनुअल विजिट टू काबा, जिसको हज कहा गया। आज भी उसे हज कहा जाता है, लेकिन इन अ डिफरेंट फॉर्म। उस समय भी उसको हज कहा जाता था। मक्का वॉज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट बिटवीन यमन एंड सीरिया। अगर आप मैप में देखें तो सऊदी अरेबिया के साउथ में आप देखें तो यमन है और नॉर्थ में सीरिया है। और इस पूरे यमन का सीरिया से और सीरिया का यमन से ट्रेड चलता था, और इनका कनेक्शन था जो अरब से होके जाना पड़ता था। इस वजह से, और मक्का से स्पेशली होके जाना पड़ता था, क्योंकि बीच में तो पूरा डेजर्ट था, तो मक्का से होके जाना पड़ता था, इसलिए वो ट्रेड रूट जो था इम्पॉर्टेंट था। इस वजह से और मक्का की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई। Meccan shrine, that is Haram, was forbidden from violence and protection given to the visitors in religious and commercial visit. यानी मक्का में जितने भी श्राइन था उसमें बिल्कुल भी वायलेंस फॉरबिडन था। लोग वहाँ पे कितना भी उसके आसपास के इलाकों में भले जाकर लड़ लें, कॉन्फ्रंट कर लें, लेकिन वहाँ पे मना था। और वहाँ जो भी आता था रिलीजियस पर्पस या कमर्शियल पर्पस से, उनका बहुत ध्यान रखा जाता था। वहाँ का जो भी चीफ था उनका काफ़ी ध्यान रखता था, उनके आराम के सारी चीज़ें रहती थी। उसके बाद नोमैडिक एंड सेटल्ड बोथ कम्युनिकेटेड हियर विद ईच अदर। मक्का में दोनों तरीके के लोग आते थे। जो नोमैडिक ट्राइब्स थे वो भी आते थे, और जो सेटल्ड लोग थे वो भी आते थे। ऐसा थोड़ी था कि सब सारे नोमैडिक थे। देयर वर कम्युनिटीज़ विच वर सेटल्ड। दोनों यहाँ पे मिलते थे, एक तरह का इनका कॉन्फ्लुएंस था। और
अपने बिलीव्स और कस्टम्स को ये लोग शेयर करते थे, मिलते थे तो बात करते थे तो एक दूसरे के कस्टम्स का और बिलीव्स का पता चलता था। अब उस समय के जो अरब्स थे, जो हम 6th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, वो पोलीथीस्ट थे, यानी मोर देन वन गॉड को बिलीव करते थे, क्योंकि उनके ऊपर किसका असर था? ज्यूइश का और क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस था। उनके ऊपर दो लोगों का इन्फ्लुएंस था, जूज का और क्रिश्चियंस का। इस वजह से वो पोलीथीस्ट थे। वो लोग आइडल वर्शिप पे ज़्यादा विश्वास करते थे, और वो अभी फेमिलियर नहीं हुए थे इस कॉन्सेप्ट से, अल्लाह के कॉन्सेप्ट से, दैट इज़ अल्लाह इज़ अ सुप्रीम गॉड। इससे वो काफ़ी अनजान थे। एंड मैनी अरब ट्राइब्स वर नोमैडिक, दैट इज़ बेडुइन्स कहते थे उनको, अरबिक ट्राइब जो नोमैडिक थे। और ये बेडुइन्स क्या थे? दे वर मूविंग फ्रॉम ड्राई टू प्लेसेस टू ओएसिस, दैट इज़ ग्रीन एरिया, फॉर डेट्स, डेट पाम जो होता है, खजूर, एंड फॉर फॉडर, फॉर कैमल, अपने कैमल के अपने उसके ऊँटों के लिए चारा ढूंढने के लिए। और उनमें से कुछ लोग जो थे वो सिटी में सेटल करते थे और ट्रेड प्रैक्टिस करते थे और एग्रीकल्चर करते थे। तो जो सेटल्ड लोग थे वो दोनों काम करते थे, ट्रेड और एग्रीकल्चर, और जो नोमैडिक थे वो एक दूसरी जगह मूव करते रहते थे और अपना सामान भी, रिलेटेड जो भी सामान होता था वो बेचते थे। तो यहाँ तक हमने समझा कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो आइडियोलॉजी थी, जो अल्लाह द सुप्रीम गॉड का, उसके पहले जो अरब्स थे वो किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे, या वो किस तरह की लाइफ को जीते थे। अब अगर वापस हम प्रॉफिट मोहम्मद के टीचिंग्स पे आए, तो सबसे पहले हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि हु वर मुस्लिम्स, जिन्होंने फॉलो किया था प्रॉफिट को, जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था, उनको मुस्लिम कहा जाता था। और उसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो किस तरह से, द मेक्कन्स हु वर डिप्राइव्ड ऑफ how many things? Gains from trade and religion, who were looking for new community identity, and who accepted the doctrine of Prophet Muhammad, and who belonged to the community of believer, that is Ummah. तो जिन लोगों में ये चार फीचर्स थे, सबसे पहले वो डिप्राइव्ड थे, गरीब लोग थे, उनको न ट्रेड से कोई फ़ायदा कभी मिला था, न अरबिक मर्चेंट के रिलीजन से उनको कोई फ़ायदा मिला था, कोई उनके ऊपर ध्यान दिया गया था। उसके बाद इस वजह से जो लोग अपनी एक आइडेंटिटी को ढूंढ रहे थे, अपनी पहचान ढूंढ रहे थे, और उसके बाद उन्होंने जब प्रॉफिट मोहम्मद में अपना लीडर देखा, या अपना रिलीजियस प्रॉफिट देखा, या पैगंबर देखा, तो उनको एक्सेप्ट कर लिया, उनके डॉक्ट्रिन्स को, उनके टीचिंग्स को। और उनके टीचिंग्स को अपनाते समय जो उन्होंने ग्रुप बनाया, जो कम्युनिटी बनाया था, उसको उम्मा कहा गया, वो उम्मा को बिलोंग करते थे। ये चार फीचर्स जिनमें थे उनको मुस्लिम्स कहा गया। और इन मुस्लिम्स को क्या प्रॉमिस किया गया प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा? दे वर प्रॉमिस सैल्वेशन वन डे ऑन डे ऑफ जजमेंट एंड शेयर ऑफ रिसोर्सेज ऑन अर्थ। दो चीज़ें उनके दिमाग में समझाई गई या बताई गई या उनको बिलीव कराया गया। पहला कि जैसा करेंगे वैसा उनके जो क़यामत के रोज़ उनके साथ बर्ताव होगा, और जब तक जिएंगे तब तक अर्थ के रिसोर्सेज को वो उसका ध्यान रखें और उसको यूज़ करें अपने हिसाब से, यानी जितना उनको ज़रूरत है। तो ये दो चीज़ें उनके दिमाग में बिठाई गई फॉर अ गुड लाइफ। और डे ऑफ जजमेंट को कियामा या क़यामत कहा गया। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, वाई डिड द प्रॉफिट माइग्रेट फ्रॉम मक्का टू मदीना, जो मैंने आपको एक्सप्लेन पहले किया था। इसको हम आंसर फॉर्म में भी एक बार देख लेते हैं। द एफ्लुएंट अरब्स मेक्कन्स अपोज द मुस्लिम्स, दे वर एंग्री विथ रिजेक्शन ऑफ देयर डेटीज। जो आइडल वर्शिप को प्रॉफिट मोहम्मद ने सिरे से खारिज कर दिया था, बिल्कुल मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। दे फाउंड न्यू रिलीजन अ थ्रेट टू देयर स्टेटस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये लोग अमीर थे, इनका अपना एक स्टेटस था, इनकी प्रॉस्पेरिटी थी, और जो आइडल वर्शिप करते थे उससे इनकी एक और नई पहचान बन जाती थी। उस पहचान में जब खलल पड़ा, जब उनको डिस्टर्ब हुए, तो दे गॉट एंग्री विद द प्रॉफिट। सो देयरफॉर दे कॉन्फ्रंटेड प्रॉफिट, एंड इन 1622 Prophet was forced to migrate from Mecca to Medina. उस समय 622 CE में फाइनली प्रॉफिट से एकदम कॉन्फ्रंटेशन सामने सामने होने लगा। इस वजह से प्रॉफिट को मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा। और जैसा मैंने पहले भी बताया, द जर्नी वॉज कॉल्ड हिज्र, द ईयर ऑफ अराइवल इन मदीना वॉज द बिगनिंग ऑफ मुस्लिम कैलेंडर। ये हम पहले भी कर चुके हैं, इट्स अ रिपीट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड प्रॉफिट्स रेपुटेशन ऑन अ रिलीजियस as a religious preacher and political leader spread after he migrated to Medina? ऐसा नहीं कि मदीना में जाके प्रॉफिट सिर्फ मदीना को ही बिलोंग करके और वहीं पे लिमिटेड हो गए थे। उनकी जो ख्याति थी, उनका जो नाम था, वो सब जगह फैल रहा था, क्योंकि वो क्या थे? वो गरीबों के मसीहा थे। वो उन लोगों का ध्यान रखते थे जिनका कोई ध्यान नहीं रखता था। इस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ने लगी।
सो व्हाट हैपेंड, यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रीचर और पॉलिटिकल लीडर के रूप में उनका कैसे रेपुटेशन बढ़ा when he migrated to Medina. In Medina, Prophet created a political order for his followers based on internal consolidation and protection from external danger. सिर्फ रिलीजन की बातें प्रॉफिट ने नहीं बताई, स्ट्रांग थे, लोगों को उन्होंने प्रोटेक्शन दी, उन्होंने अपनी एक आर्मी, उनको पूरा कम्युनिटी को स्ट्रांग किया, लोगों को कहा कि इंटरनली आप लोग एक हो जाइए तो आप मजबूत हो जाएंगे, और बाहर के डेंजर से मैं भी प्रोटेक्ट करूंगा और आप खुद भी इतने सक्षम हो जाएंगे कि प्रोटेक्ट कर सके. देन ही रिजॉल्व द सिविल वॉर ऑफ द सिटी. लोग जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, उन्होंने अपनी अच्छी बातों से और अपने स्ट्रेंथ से, अपने विजडम से, अपनी जनरोसिटी से जितना भी सिविल वॉर था उसको ख़त्म कर दिया मदीना के. एंड वहाँ के जितने भी लोग थे उनको भी उम्मा में कन्वर्ट कर दिया. एंड द उम्मा बिकेम अ बिगर कम्युनिटी इंक्लूडिंग द जूज एंड पोलिथीस, जो एक से ज़्यादा गॉड को मानने वाले थे, और जो जूस थे वो मदीना में जितने भी थे उनको भी उम्मा के का पार्ट बना लिया गया प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा. उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद ने और क्या किया, ही एडेड एंड रिफाइंड रिचुअल्स, दैट इज़ फास्टिंग, एंड देन ऑल्सो द एथिकल प्रिंसिपल, दैट इज़ नैतिक सिद्धांत जिसको कहते हैं. अपने आप को और मजबूत करने के लिए और संकल्प को बढ़ाने के लिए उन्होंने फास्टिंग को पे जोर दिया. एग्रीकल्चर एंड ट्रेड वर द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, एंड ज़कात वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. ज़कात का मतलब एल्म्स, कि अपने अर्निंग में से एक खास पोर्शन गरीबों के लिए या ज़रूरतमंदों के लिए रख दिया जाए और उनको टाइम टाइम पे दिया जाए, उसके ऊपर काफ़ी जोर दिया गया. और एग्रीकल्चर और ट्रेड को मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बना गया. और एक और तरीका था जो ये मदीना में फॉलो किया इन लोगों ने अंडर प्रॉफिट मोहम्मद, दैट कम्युनिटी रेडेड ऑन मेक्कन कारवांस. अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए जो मक्का से जो कारवांस आते थे उसको भी इन्होंने लूटना शुरू कर दिया. उनको पर अटैक करते थे, लूटते थे, और उस ज़माने के लिए वो जस्टिफाइड माना जाता था. मोहम्मद कॉन्कर्ड मक्का एंड इंसिस्टेड ऑन कन्वर्जन टू इस्लाम ऑफ द मक्कन्स. फिर वापस वो मक्का गए, मदीना में जब स्ट्रांग हो गए, लोगों को फॉलो बनाए, फिर वापस वो मक्का गए, वहाँ के लोगों को उन्होंने कन्वर्ट किया इस्लाम में. और उस समय का जो उनका जो छोटा बड़ा जो भी झगड़ा चल रहा था उसको ख़त्म किया. Many Arab tribes like Bedouins joined the community converting to Islam. जो भी बेडुइन्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया पहले, नोमैडिक थे बेडुइन्स, और इन्होंने भी अपने इस्लाम को अपने हिसाब से उसको इस्लाम में कन्वर्ट अपने आप को कर लिया या उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उनको भी उनके एक तरह से इस्लाम उनके टेम्परामेंट को सूट कर रहा था, यानी उनको उसमें प्रोटेक्शन मिल रही थी. देन द होल ऑफ अरेबिया एम्ब्रेस्ड इस्लाम. धीरे धीरे करके पूरे अरब में इस्लाम फैल गया. मदीना बिकेम द कैपिटल ऑफ इस्लामिक स्टेट. काबा वॉज क्लींस्ड ऑफ आइडल्स एंड मुस्लिम फेस्ड काबा टू ऑफर प्रेयर्स. नाउ अंडर मुहम्मद द होल एरिया ऑफ अरेबिया वॉज यूनाइटेड एज इस्लामिक स्टेट. तो फाइनली इस्लामिक स्टेट कैसे बना? मदीना को कैपिटल डिक्लेयर किया गया, काबा में जो भी मूर्तियाँ थी उसको हटाई गई, उसको क्लीन किया गया, और जो मुस्लिम्स बने थे वो काबा की तरफ फेस करके प्रेयर करते थे. और उसके बाद फाइनली प्रॉफिट मोहम्मद के अंडर में पूरा जो अरेबिया था वो इस्लामिक स्टेट बन गया. थर्ड सेगमेंट ऑफ चैप्टर इज एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम अंडर कैलिफेट. अंडर प्रॉफिट मोहम्मद एंटायर अरेबिया बिकेम एन इस्लामिक स्टेट. उसके बाद हम देखेंगे कि उनके डेथ के बाद 632 CE में ट्रांसफ़र ऑफ पावर कैसे हुआ, यानी उसके आगे किसने संभाला इस्लामिक कम्युनिटी को. इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाउ वाज द इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफेट क्रिएटेड, व्हाट वर इट्स ऑब्जेक्टिव. तो कैलिफेट यानी खलीफा सिस्टम जो था, खलीफा का मतलब था डेप्यूटी ऑफ प्रॉफिट. आफ्टर प्रॉफिट्स डेथ हिज पॉलिटिकल अथॉरिटी वॉज ट्रांसफर टू उम्मा. उम्मा जो कम्युनिटी उन्होंने बनाई थी उनको पॉलिटिकल अथॉरिटी मिल गई, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन नहीं था. प्रॉफिट किसी को अपॉइंट नहीं करके गए थे कि उनके बाद उम्मा का कौन ध्यान रखेगा या उसका कौन लीडरशिप संभालेगा. इस वजह से इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफेट वॉज क्रिएटेड, और जो लीडर ऑफ कम्युनिटी था ही वॉज कॉल्ड द खलीफा, हु वॉज ऑल्सो कॉल्ड द डेप्यूटी ऑफ प्रॉफिट. अब किसको बनाया जाए ये भी एक क्वेश्चन था. तो ये डिसाइड किया गया कि जो इनके क्लोज रिलेशन में जो प्रॉफिट के होंगे उन्हीं को पावर जस्टिफाई होगा या उन्हीं को संभालने के दिया जाएगा, उनके प्रॉफिट के बाद जो पूरा जिम्मा है या पूरा लीडरशिप है. तो उस समय वन बाय वन आफ्टर द अदर 4 खलीफाज हुए,
और इन खलीफास के जो ये लीडर थे उम्मा के या मुस्लिम कम्युनिटी के, इनके दो मेन ड्यूटीज़ थी इनकी। एक तो टू कंट्रोल द उम्मा, दैट इज़ द कम्युनिटी, द इस्लामिक कम्युनिटी, एंड सेकंड वाज टू रेज रिसोर्सेज फॉर स्टेट। जो इस्लामिक स्टेट इस्टेब्लिश किया गया था उसको रन करने के लिए, उसकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जो रिसोर्सेज थी उसको जनरेट करने का काम भी खलीफा के लीडरशिप में होना था। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।